कई दिनों से एक आदमी के दांतों में दर्द हो रहा था। जब जब उसको तेज दर्द होता था तब वो मेडिकल स्टोर पर जाता था, वहां से एक गोली लेता था और गोली लेने के बाद आराम से लेट जाया करता था। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आखिरकार कब तक तुम यूं ही दवा लेते रहोगे, जबकि तुम्हारे पड़ोस में इतना बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम पूरे जिले में है, तुम वहां से दवा क्यों नहीं लेते हो। वो आदमी कहता है कि मेरा पड़ोसी जरूर है, लेकिन मेरी उससे कभी बनती नहीं है, न कभी दुआ सलाम होती है, मेरा तो मन है नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। आखिरकार पत्नी समझाती है कि तुम्हारी ईगो ज्यादा है या तुम्हारा शरीर ज्यादा है, इसलिए शरीर को दिखाइए, अपने दांतों को दिखाइए, इलाज कराइए, बढ़िया डॉक्टर है, फीस लेंगे दे देना, चुपचाप जाकर अपना काम करो। पत्नी जब उस अपने पति को डांट फटकार कर उस डॉक्टर के पास भेजती है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहले रिसेप्शन पर वो अपने नंबर लिखवाता है, पर्ची लगवाता है, और उसके बाद फिर उसका जब नंबर आता है तो डॉक्टर साहब उस पर्ची को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम हमारे पड़ोसी हो, आप सीधे भी आ सकते थे, मैं आपका वैसे इलाज कर देता, आपको पर्ची लगवाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात सुनने के बाद उस पड़ोसी को बड़ा अजीब लगता है कि डॉक्टर साहब के बारे में तो कुछ अलग ही सुना था, यहाँ देखा तो कुछ अलग ही तरह के डॉक्टर हैं। आखिरकार इलाज शुरू हो जाता है और डॉक्टर साहब उसका बड़े अच्छे से इलाज करते हैं, और इलाज करने के बाद जो भी फीस बनती है उसका कोई पैसा नहीं लिया था, और जब नंबर लिखवाया गया था जो पहले शुरुआत में पैसे दिए थे, डॉक्टर साहब वो भी वापस कर देते हैं, ये कहते हुए कि भाई तुम हमारे पड़ोसी हो, और वैसे भी पड़ोसी का रिश्ता रिश्तेदारों से और खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। जब कभी आदमी परेशानी में होता है तो अपने पड़ोसी को याद करता है। ये बात सुनने के बाद पड़ोसी को बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी कहता है कि आप तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब, अगर कभी भविष्य में हमारी जरूरत पड़े तो आप हमें भी याद कर लेना। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। अब कुछ वक्त बीत जाता है, डॉक्टर साहब उस पड़ोसी से कहते हैं कि यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो पूछता है बताइए क्या हेल्प करनी है। कहता है कि एक कत्ल करना है। डॉक्टर साहब ने कत्ल करने की जब पड़ोसी से बात कही तो डॉक्टर साहब से उस पड़ोसी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक नहीं मैं कई कत्ल कर दूंगा। और वाकई कत्ल कर दिया जाता है, वो भी भयानक रूप में। जब कत्ल का खुलासा होता है तो पूरे प्रदेश भर में ही नहीं, पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चल जाता है कि वाकई डॉक्टर से जो उसने दोस्ती निभाई वो वाकई बहुत खतरनाक थी। लेकिन जो कत्ल होता है वो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऐसा कत्ल होता है जिसकी गूंज आज चारों तरफ फैल रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो पूरा मामला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का जिला है तुमकुरु, और तुमकुरु जिले में ही एक थाना लगता है कोराटागेरे। कोराटागेरे थाना क्षेत्र का गांव है जिसका नाम है कोलाला। 7 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास एक आवारा कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था। वो इंसान के हाथ को एक ऐसी सुरक्षित जगह पर लेके जाना चाहता था जहां बैठ के आराम से तसल्ली से उसे खा सके, लेकिन एक किसी ग्रामीण की उस पर नजर पड़ जाती है, और ग्रामीण ने उस कुत्ते को रोकने की जैसे ही कोशिश की तो वो बस्ती की तरफ भागने लगता है। जैसे जैसे कुत्ता वो बस्ती की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे शोर भी मच रहा था। जब शोर मच रहा था तो लोग अपने घरों से निकल कर देख रहे थे कि आखिरकार ये शोर क्यों है। कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था, और वो जिस गली से गुजर जाता था उस गली में लोगों का हल्ला शुरू हो जाता था, शोर मच जाता था, और ये लोग परेशान थे कि आखिरकार ये किसका हाथ लेके घूम रहा है। बस देखते ही देखते किसी ने 112 नंबर पर फोन कर दिया, और जैसे ही सूचना 112 नंबर पर मुख्यालय पर पहुंचती है, मुख्यालय से जिला मुख्यालय पर खबर पहुंचती है, उसके बाद फिर संबंधित थाना यानी कि कोराटागेरे में सूचना दी जाती है, और कोराटागेरे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही इस कोलाला गांव में पहुंच जाती है, ये जानने के लिए कि आखिरकार सूचना में कितना दम है कितना नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक ग्रामीणों ने उस कुत्ते को घेर कर उस हाथ को छीन लिया, और छीनने के बाद आखिरकार सब लोग उस हाथ को देख रहे थे कि यार किसका हाथ है। बस पुलिस भी मौके पर पहुंचती है तो उस हाथ को कब्जे में लेती है। हाथ को कब्जे में लेने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उस हाथ में अंगूठी थी और साथ ही चूड़ियां थी। हाथ को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे किसी महिला का हाथ है, लेकिन कौन है वो महिला, कहां से वो हाथ आया है, तमाम तरह के सवाल थे, हर कोई जानना चाहता था। आखिरकार बात जिले के एसपी तक पहुंच जाती है। एसपी ने कई डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को मिलाने के बाद कई सारी टीम गठित कर दी, और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की तह तक जाया जाए और यह पता किया जाए कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और जो कई अलग अलग टीमें थीं वो इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। इसके बाद जब डॉग स्क्वाड की मदद से उस कुत्ते के मुंह में जो हाथ था जब उसको सुंघवाया जाता है तो उसने फिर अब कुत्ते ने दौड़ना शुरू कर दिया। 5 किलोमीटर के एरिया में वो कुत्ता इधर से उधर ये जा रहे थे। जो डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें थीं, पता चलता है कि लिंगापुर एक जगह लगती है, साथ ही लिंबुगन हल्ली जगह लगती है, गरुड़चल एक नदी है जो उसका किनारा है, सिद्धरबेट्टा वन क्षेत्र है, और मल्ले काबू है, और चिक्करवल्ली। ये ऐसे गांव थे, ऐसे इलाके थे। इन इलाकों के 18 जगह पर 18 टुकड़े मिलते हैं इंसान के, यानी कि पहला जो हाथ मिला था वो, और जब उस इंसान के टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो उसमें सर नहीं था, बाकी सारे हिस्से थे। कहीं कहीं पॉलिथीन के बैग भी थे जहां पर लाश के टुकड़े मिल जाते हैं। आखिरकार ये लाश बन तो जाती है लेकिन सर नहीं मिलता। पुलिस वाले अब इस चक्कर में थे, परेशान थे कि आखिरकार सर कहां है, किसका सर है, कौन है वो महिला, किसने इसकी हत्या की हुई। ये ही सवाल थे, इन सवालों का जवाब अब सब जानना चाहते थे। ये जो पूरे कर्नाटक प्रदेश में खबर जब प्रकाशित होती है, वहां के लोकल जो टेलीविजन होती है, न्यूज चैनल होते हैं, वहां प्रकाशित चलती है, तो उसके बाद फिर पूरा प्रदेश ये जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। तब पुलिस ने देखा तो ना उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही कोई चश्मदीद था, तो कैसे पता करें, कैसे ना पता करें। तभी पुलिस ने
पूरे प्रदेश भर में एक वायरलेस चलवाया और वायरलेस चलवाने के बाद खासकर तुमकुरू जिले के आसपास जितने भी जिले थे और साथ ही जो उस जिले के अंदर जितने भी थाने हैं, सब में ये खबर दी गई कि आखिरकार कोई महिला कोई गुमशुदा तो नहीं है, ऐसी कोई सूचना तो नहीं आई है। तभी पता चलता है कि हाँ, एक सूचना आई तो जरूर है, और ये भी इसी तुमकुरू जिले का एक बेलावी थाना लगता है, वहां पर एक सूचना आई है। दरअसल एक कारपेंटर है जो बढ़ईगिरी का काम करता है, नाम उसका वसुराज है, जो कि 4 अगस्त 2025 की शाम को थाने पहुंचता है। कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मा देवम्मा, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, वो अपनी बेटी के घर पर गई थी 3 अगस्त 2025 को, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है। हमने उसका दिन भर इंतजार किया, बेटी को फोन किया, बेटी ने कहा कि वो तो जा चुकी है। रात भर उसका इंतजार किया, अगला दिन निकलता है, सब जगह हमने ढूंढा तलाश किया, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चलता है तो मैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूं। पुलिस ने आखिरकार उस पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उस महिला के 18 टुकड़े तो मिल जाते हैं, 19वां टुकड़ा यानी कि जो उसका सर था वो मिल नहीं रहा था। फिर भी पुलिस वालों ने उस वसुराज को अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद कहा कि देखो, पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश रखी हुई है, आप उसको देख करके पहचान सकते हो। तब उस व्यक्ति ने अपनी इस पत्नी के टुकड़े देखे और देखते ही पहचान लिया, क्योंकि हाथ पर एक निशान था। निशान देखने के बाद कहा कि साहब, ये उसी की पत्नी की लाश है, बाकी सर कहाँ है। अब पुलिस वाले, ये तो कुछ तो सफलता मिल जाती है कि आखिरकार लक्ष्मी देवम्मा की ये लाश है, लेकिन इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया। पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी और जवाब जानने के लिए पुलिस ने सैकड़ों लोगों को रडार पर ले लिया। अब जो दोस्त थे, दुश्मन थे, पति से लेकर रिश्तेदार, हर किसी के पास पुलिस जाती है। जहां जहां तक पुलिस की पहुंच थी वहां वहां तक लोगों से पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की और पुराने कई दिनों के जो उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। तो पता चलता है कि 3 अगस्त 2025 की दोपहर के बाद का समय था। ये हनुमंतपुरा एक जगह लगती है, यहां से जाना वाला एक रास्ता होता है कोराटा गेरे, जो तालुक की तरफ जाता है। तो वहां पर एक कार थी जो विरेजा कार, वो जाती है और जाने के बाद वापस लौटकर तुरंत ही आ जाती है। अब इसके बारे में पता किया जाता है कि ये कार किसकी थी, क्योंकि जितने भी संदिग्ध वाहन थे सबके बारे में पता कर रहे थे। लेकिन इस कार में कुछ अलग बात थी। ब्रेजा कार थी, उसको जो मॉडिफाई कराया गया था वो कुछ अलग ढंग से कराया गया था, जिसको देखते ही दूर से आराम से पहचाना जा सके। अब उसके जो नंबर थे, जब नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ ही जो प्लेट लगी हुई थी वो नकली थे, फेक नंबर थे। आखिरकार ऐसा कोई क्यों करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मॉडिफाई जिस तरह से की गई थी, ऐसी कोई ब्रेजा कार को कराता नहीं है। आखिरकार पुलिस ने उसका फोटो चारों तरफ सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने के बाद पुलिस के पास सूचना पहुंच जाती है कि साहब, एक व्यक्ति है जिसका नाम तुमकुरू का ही रहने वाला है, उर्दू गेरे एक जगह लगती है, वहां का रहने वाला सतीश है। दरअसल ये कार सतीश की है। अब पुलिस उस सतीश के पास जाती है, सतीश के एन। अब पुलिस, वो क्यों, वैसे भी पेशे से किसान है, उसके पास जाती है, उसको हिरासत में यानी कि पूछताछ के लिए बुलाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कार ये क्या कर रही है। जब सीसीटीवी दिखाया जाता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। वो कहता है कि साहब, मेरी कार तो है नहीं। अब कार का जो नंबर था वो उसी का ही आ रहा है। उसके घर पे कार मिल भी जाती है। फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछती है कि कार का क्या मसला है, बताओ। उसने कहा कि साहब, मैंने 6 महीने पहले जो तुमकुरू के ही मशहूर डॉक्टर हैं जिनका नाम रामचंद्रप्पा है, रामचंद्रप्पा एस, दरअसल ये कार मैंने 6 महीने पहले उनको बेच दी थी। अब उनके बारे में जब पता किया जाता है कि वो कहाँ हैं, तभी पता चलता है कि वो धर्मस्थला में दर्शन करने के लिए गए हैं। पुलिस अब उनके धर्मस्थला में आने का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो निकल जाए, इसलिए पुलिस वहां सीधे पहुंच जाती है। अब ये महिला जो मरी है, यानी कि जिसकी हत्या हुई है, इसका इस डॉक्टर से सीधे सीधे ताल्लुक हो जाता है। और ताल्लुक इसलिए था क्योंकि जो डॉक्टर रामचंद्र है, उसकी उम्र तो है 47 साल, लेकिन उसकी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था उसने, दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी जो की थी वो इसी लक्ष्मी देवम्मा की बेटी से की थी, तेजस्वी से, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, और उसको एक बेटी भी होती है। क्योंकि अब सीधा सीधा कनेक्शन था। और ये जो बेटी, ये की लक्ष्मी देवम्मा गई थी, वो इसी डॉक्टर के घर पर गई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। पुलिस अब इसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार धर्मस्थला से जब वापस लौट कर रहा था तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। इधर पुलिस ने सतीश के एन की जो सीडीआर थी वो निकलवाई, और सीडीआर के माध्यम से पता चलता है कि ये सतीश डॉक्टर के भी संपर्क में था और इसका चचेरा भाई है उसके भी संपर्क में था। आखिरकार पुलिस ने तीनों को एक साथ बिठाया और बिठाने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू किया है। तब डॉक्टर ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। दरअसल 11 अगस्त 2025 को डॉक्टर साहब को जब हिरासत में लिया जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब इसकी शादी होती है तो तब से इसको ऐसा लगता है कि जो इसकी सास है ना, उस सास का कैरेक्टर खराब है, उसका कई मर्दों से संबंध है, और वो अपनी बेटी को भी यानी कि उसकी पत्नी को भी खराब कर देगी। इसलिए वो अपनी पत्नी को दूर रखना चाहता था। लेकिन सास थी कि घर में उसका बेवजह की दखल अंदाजी होती थी और वो कई बार कोशिश करता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे। सास से कहता था कि तुम मेरे घर मत आया करो, लेकिन सास थी कि वो अपनी बेटी के लिए घर आ जाया करती थी। आखिरकार 6 महीने से उसने प्लान करना शुरू कर दिया। और एक दिन दांत में दर्द था सतीश के, सतीश अपना इलाज कराने के लिए आता है, इलाज फ्री में हो जाता है। और तभी उस दिन एक वादा कर लिया जाता है कि सतीश भाई, क्या हमारे लिए कत्ल कर दोगे। सतीश ने कहा, कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, क्यों नहीं करेंगे। तो 4-4 लाख रुपए उनको देने की बात तय हो जाती है। सतीश ने अपने साथ अपना चचेरा भाई किरण को भी लगा लिया। अब किरण और सतीश, इनको 4-4 लाख रुपए का ऑफर दिया था, 50-50 हजार रुपए एडवांस भी दे दिए। अब ये तारीख तय हो जाती है कि 3 अगस्त 2025 को जैसे ही लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी से मिलने तेजस्वी से घर आती हैं, घर मिलने के बाद 1 आध घंटे रुकती हैं, जब जाने लगती हैं तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो
तो तुम्हारे घर तक बेलारे मैं छोड़ दूं? तो वेला भी छोड़ने वाली बात आती है तो वो एकदम तैयार हो जाती है कि अरे ठीक है, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी में जैसे ही वो खुद तो ड्राइविंग कर रहा है डॉक्टर, और साथ में कंडक्टर वाली सीट पर अपनी सास को बिठा लेता है, लेकिन वो सास नहीं जानती थी कि पीछे सतीश बैठा हुआ है और किरण बैठा हुआ है। जैसे ही वो बैठती है तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसका उसी के पल्लू से, उसी के घूंघट से उसका गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद इसकी हत्या कर देते हैं। अब 3 अगस्त को ही दोपहर के बाद अपनी कार को लेकर ये जो हनुमंतपुरा लगता है और कोरता दिगेरे जो जगह लगती है, तो उस जगह पर वो जा रहे थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर हमने इस लाश को नदी में फेंका तो ये फूल के बाहर आ जाएगी, बाहर आएगी तो फिर पकड़े जाएंगे, अगर हमने ऐसे फेंका तो पुलिस पकड़ लेगी। क्यों ना डॉक्टर साहब एक काम करें, अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ने, किरण ने और सतीश ने, जब ऐसा डॉक्टर साहब को मशवरा दिया तो वह कहते हैं कि ठीक है चलो वापस लेकर चलते हैं। लाश को वापस लेकर आते हैं, डिग्गी में रखी हुई थी, सीधा फार्म हाउस की तरफ लेके जाते हैं। लाश रखी रहती है। अगले दिन यानी कि ये 3 तारीख को हत्या करते हैं, 4 तारीख को सीधा बाजार जाते हैं और कुछ ऐसे उपकरण खरीदते हैं जिससे क्या उसके शरीर के अलग अलग हिस्से किया जा सके। डॉक्टर साहब क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे, उनको काम करने की तजुर्बा अच्छा था। जहां जहां भी जोड़ के हिस्से थे, चाहे वो हाथ हो, चाहे यहां से हो, चाहे वो गर्दन हो, अलग अलग शरीर के ऐसे हिस्से करते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। जब पुलिस को लाश के टुकड़े मिलते हैं तो डॉक्टर, पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि जिसने भी हत्या की है वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है जिसने हत्या की है। आखिरकार ये डॉक्टर साहब भी पकड़े जाते हैं, वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथ ही जो उनके साथी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। जो बेटी होती है उस पूरे माजरे से बिल्कुल अनजान थी, उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसकी माँ का कत्ल हो चुका है, और वो भी इतने भयानक रूप में हो चुका है। आखिरकार वो सर भी पुलिस को मिल जाता है 2 दिन के बाद, और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। जब इस घटनाक्रम का पुलिस खुलासा करती है 11 अगस्त 2025 को, तो पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम को लेकर गूंज फैल जाती है कि एक महिला की, वो भी दामाद, अपनी सास के कितने 19 टुकड़े करके और जंगल में इधर से उधर 5-6 किलोमीटर के दायरे में फेंक देता है कि ताकि ये लाश मिलेगी नहीं। लेकिन एक कुत्ता एक हाथ को लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई खाने की वस्तु हो, और वो एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था कि जहां आराम से इत्मीनान से मौका मिलेगा और वो उस हाथ को खा जाएगा। लेकिन ग्रामीणों की नजर पड़ जाती है और उसके बाद फिर बाकी हिस्सों को भी तलाश कर लिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि डॉक्टर रामचंद्र ने लगभग 6 महीने तक बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे टीवी सीरियल देखे, बहुत सारा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उसने सोचा कि मैं जो कत्ल करूंगा तो शायद कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो महज 3-4 दिन बाद ही पकड़ा जाता है, और न केवल पकड़ा जाता है बल्कि उसका क्रूर चेहरा पब्लिक के सामने